दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत मैं आप लोग के साथ में एक अपडेट के साथ में करता हूँ। दरअसल तेलंगाना के अंदर एक जगह लगती है महबूब नगर, और इसी महबूब नगर में एक लड़का जो कि एक लड़की से प्यार किया करता था, मोहब्बत किया करता था। इसलिए उसकी जो प्रेमिका थी वो अपनी प्रेमिका को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। प्रेमिका जो थी वो बेचारी, उसको तो पता नहीं था कि उसके साथ में क्या कुछ होने वाला है, लिहाजा वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली जाती है। उसके बाद में अब जब ये दोनों मिलते हैं तो वो जो लड़का था वो उस लड़की से ज़िद करता है कि मुझे तुम्हारे साथ में इंटीमेट होना है। किसी तरीके से वो उस लड़की को एक वॉशरूम के अंदर लेके पहुंचता है और वहाँ पर उसके साथ भयानक तरीके से दरिंदगी करता है। भयानक तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोग को इस तरीके की बहुत सी कहानियाँ सुनाई हैं जिसमें जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं वो मिलते हैं तो वो कम से कम ये भूल जाते हैं कि इससे किसी की जान भी जा सकती है। अब ये जो लड़का था उस लड़की के साथ में जब वहशीपन दिखाता है, दरिंदगी दिखाता है, तो उस लड़की के जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें इंटरनल एक तरीके से डैमेजेस हो जाते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से जब रक्त रसाव होता है तो ये लड़का घबरा जाता है। अब इस लड़के को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, इसलिए वो जो लड़का होता है वहाँ से भाग जाता है। हालांकि स्थानीय कुछ लोग उस लड़की को हॉस्पिटल लेके पहुँचते हैं, लेकिन शायद जब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और इलाज से पहले ही डॉक्टर जो होते हैं वो उस लड़की को मृत घोषित कर देते हैं। हालांकि इस मामले में जो लड़की के पिता होते हैं उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। पूरे इलाके के अंदर आक्रोश है और जो प्रेमी था जिसने यौन उत्पीड़न किया उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। संबंधित धाराओं में उसके खिलाफ केस लगेगा और जैसा भी उसका दोष पाया जाएगा कानून के हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आप किसी से मिलने जाते हैं तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि किसी की जान पर ना बनाए। तो दरिंदगी और वहशीपन का ऐसा ये लोग कुछ खेल खेलते हैं कि किसी इंसान की ज़िंदगी ही छीन लेते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से हमेशा सावधान और सतर्क रहने की कोशिश करता हूँ और प्यार मोहब्बत के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि आज के ज़माने में प्यार और मोहब्बत ये बस अल्फाजी बातें हैं। आज के ज़माने में भूखे भेड़िए घूम रहे हैं, कब किसे कहाँ नोच लें कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल दोस्तों एक छोटी सी अपडेट थी, सोचा आप लोगों को बतानी चाहिए। लेकिन दोस्तों आज की कहानी को शुरू करूं, इस कहानी को शुरू करने से पहले महज मैं दोस्तों आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि इंसान अपने जिस्म की भूख में कुछ इस कदर गिर चुका है कि वो न किसी का ख्याल करता है, न फ्यूचर का ख्याल रखता है और ये भी नहीं सोचता कि उसके बुरे कदम की वजह से जो वो क्राइम का रास्ता चुन रहा है ना कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी बल्कि किसी इंसान की ज़िंदगी चली जाएगी और उसके साथ साथ कई लोगों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है। आज की इस कहानी के अंदर जब मैं आप लोगों को डिटेल में पूरी कहानी सुनाऊंगा तो आप लोग भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि वहशीपन किस हद तक बढ़ चुका है। बात करूं दोस्तों आज की इस घटना की, तो आज की इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के संभल से और इसी संभल के अंदर एक इलाका लगता है चंदौसी कोतवाली क्षेत्र और इसी चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक थाना आता है रजपुरा और इसी रजपुरा के अंदर एक गांव पड़ता है। अब इसी गांव के अंदर चूंकि एक इलाका आता है जिसको बोला जाता है पतरौआ रोड, इसी पतरौआ रोड के पास में ईदगाह है, ईदगाह के पास में एक नाला चलता है। बात कर रहा हूँ मैं 15 दिसंबर साल 2025 की। 15 दिसंबर साल 2025 को इस रोड से कुछ लोग निकले हुए जा रहे थे। वो लोग देखते हैं कि कुछ कुत्ते हैं जो कुछ अजीब तरीके की चीज़ को खींच रहे हैं। लिहाजा उसके बाद में वो जो लोग थे वो उस कुत्तों को भगाने की वहाँ से कोशिश करते हैं। कुत्ते भागते हैं तो देखते क्या है, ये तो किसी इंसान की डेड बॉडी है। लिहाजा उसके बाद में इस बात की जो सूचना होती है तुरंत पुलिस को दे दी जाती है। अब पुलिस को इस तरीके की सूचना मिलती है कि भाई फला फला जगह पर एक डेड बॉडी मिली है। लिहाजा पुलिस की जो टीम होती है तुरंत मौके वारदात वाली जगह होती है वहाँ पहुँचती है। सबसे पहले उस डेड बॉडी को, जो कुछ पार्ट्स थे उसके डेड बॉडी को पूरी तरीके से नहीं थी, तो उसके जो हाथ और जो चीज़ें मिली थी वहाँ पर उसको वहाँ से पुलिस बरामद करती है, मोर्चरी में रखवाया जाता है। अब पुलिस वाले ये वेट करते हैं कम से कम इस व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने कोई आए या फिर कोई आए इस डेड बॉडी की शिनाख्त कर ले। हम लोग मोटिव तक पहुँचे, उसके बाद कातिल जो है वो पकड़ा जाए। लेकिन दोस्तों 15 दिसंबर का ये पूरा मामला था, 20 दिसंबर आ जाती है।
यानी 5 दिन का लंबा समय गुजर चुका था। इस 5 दिन के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस मोर्चरी में आया हो और जिसने उस डेड बॉडी की शिनाख्त की हो। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले फैसला करते हैं कि चलो ठीक है, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा लेते हैं। जब पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं तो जो डेड बॉडी मिली थी उसमें एक हाथ भी था और उस हाथ पर एक नाम गुदा हुआ था। जो नाम था वो था राहुल। अब इसलिए पुलिस जो थे वो छानबीन करते हैं कि भाई राहुल कौन है। अब तमाम जगहों पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, साथ के साथ आस पड़ोस के थानों में सूचना भिजवाई जाती है कि भाई कहाँ पर किसी थाने के अंदर किसी राहुल नाम के व्यक्ति की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। लिहाजा उसके बाद में जो चंदौसी थाना है, उसी चंदौसी थाने के अंदर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जो रिपोर्ट दर्ज हुई थी 24 तारीख को। अब 15 दिसंबर को डेड बॉडी मिली थी, 24 दिसंबर को ये रिपोर्ट दर्ज की गई थी। लिहाजा उसके बाद में जो पुलिस की टीमें थीं, अब 24 तारीख को, माफ़ कीजिएगा, 18 नवंबर की बात कर रहा हूँ, यानी 18 नवंबर को ये जो राहुल था ये अपने घर से गायब हुआ था और 24 नवंबर को इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो थी वो चंदौसी थाने में दर्ज कराई गई थी। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे उसकी पत्नी तक पहुंचते हैं, जिस पत्नी का नाम रूबी होता है। उससे पूछा जाता है तो बताती है उसके जो पति हैं वो जूते का कारोबार करते थे और जो रूबी है ये बताती है कि उसके पति अचानक से कहीं चले जाते हैं। मैं फ़ोन ट्राई करती हूँ, फ़ोन लगता नहीं है। 18 तारीख की ये बात है। 18 तारीख से 24 तारीख तक हम लोग अपने पति को हर जगह ढूंढते रहते हैं, कहीं से भी कुछ पता नहीं मिलता है। तो हमको लगता है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। इसलिए 24 नवंबर को हम लोग पहुँचे और हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो कहते हैं कि तुम्हारे पति की डेड बॉडी मिली है। पोस्टमार्टम हो जाता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पुलिस वालों को कहीं ना कहीं उस पत्नी के हाव भाव से ऐसा लगता है कि जो पत्नी है ये पुलिस से कुछ ना कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा एक बार पुलिस वाले जो थे इस रूबी के घर की तलाशी करते हैं और दोस्तों जब इसके घर की तलाशी करते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, इस घर के अंदर से कुछ ऐसा मिल जाता है पुलिस को कि जिसका अंदाज़ा तो पुलिस ने किया ही नहीं था। दरअसल इनके घर में एक लोहे की रॉड थी जिस पर खून के धब्बे थे, एक हीटर था जिस पर खून के धब्बे थे, एक तख्त था, उस तख्त पे भी खून के धब्बे थे। लिहाजा उसके बाद में पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि हत्या इसी घर के अंदर की गई थी। अब पुलिस शक के आधार पर जो रूबी थी इसको उठा लेती है। रूबी को उठाकर जब पुलिस थाने लेके आया जाता है और जब इससे पूछताछ की जाती है तो रूबी चूंकि कोई पेशेवर कातिल, कोई पेशेवर मुजरिम थी नहीं, लिहाजा पहली पूछताछ में ही रूबी पुलिस के सामने टूटती है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाती है दोस्तों, वो कहानी रिश्तों को तार तार कर देती है। दरअसल रूबी जो कहानी सुनाती है उस कहानी के हिसाब से जो राहुल था उसकी शादी रूबी के साथ में 15 साल पहले हुई थी। रूबी जो कि रहने वाली है चंदौसी के मोहल्ला चुन्नी की, यहीं की रहने वाली है। 15 साल पहले शादी होती है। अब शादी होने के बाद में रूबी और राहुल दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छी खासी ज़िंदगी बिताना जब शुरू करते हैं तो थोड़े समय के बाद में इनको एक बेटी हो जाती है और थोड़ा समय और गुजरता है, एक बेटा हो जाता है। यानी जिस समय राहुल की मौत हुई उस समय बेटी लगभग 12 साल के आसपास थी और जो बेटा था वो 10 साल के आसपास था। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जब पूछताछ करती है तो जो रूबी है ये कबूल करती है कि उसने हत्या अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर की है। दरअसल 18 तारीख की ये बात है। मेरे पति घर पर थे नहीं और मैं और मेरा प्रेमी जो था गौरव, हम दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे थे। रंगे हाथों जो होता है वो राहुल, गौरव और इस रूबी को पकड़ लेता है। अब कोई भी व्यक्ति जब अपनी पत्नी को इस तरीके से देखेगा तो उसको गुस्सा आएगा लाजिम, इसलिए वो अपनी पत्नी की काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई करता है और साथ के साथ ये भी कहता है कि तुम्हारा ये जो रूप है, इस रूप को मैं दुनिया के सामने लेके आऊँगा। तुम किस तरीके से काम कर रही हो ये चीज़ें मैं दुनिया के सामने लेके आऊँगा। ये बातें जब रूबी और गौरव सुनते हैं तो इन लोगों को लगता है कि शायद अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और अगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर समाज में बदनामी अलग से हो जाएगी। इसलिए राहुल और जो रूबी है और उसका जो प्रेमी गौरव है, ये दोनों मिलकर राहुल के ऊपर हमला करते हैं और एक हथौड़ी से वार करते हैं, जिसकी वजह से राहुल जो होता है वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद में एक लोहे की रॉड से वार करते हैं। जब इन लोगों को लग जाता है कि राहुल की मौत हो चुकी है तो उसके बाद में ये बाहर जाते हैं, बाहर से एक ग्राइंडर लेके आते हैं और उसी ग्राइंडर से राहुल की डेड बॉडी के अलग अलग पीसेस कर देते हैं। उसके बाद में उसके पीसेस को लेकर
यानी सिर जो होता है वो राजघाट नदी में फेंक दिया जाता है और उसके 6 दिन के बाद में इन्होंने रिपोर्ट कराई थी बड़ी ही चालाकी के साथ में। और जो डेड बॉडी है ये पुलिस को 27 दिन के बाद मिली थी। डेड बॉडी पूरी तरीके से सड़ चुकी थी और जो डेड बॉडी इन्होंने ठिकाने लगाने का प्रयास किया था बड़ी ही चालाकी के साथ में किया था। इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने पहले रेकी की कि कहाँ कहाँ CCTV कैमराज लगे हुए हैं और रात का समय चुना इन्होंने। फिर जहाँ पर जिस रास्तों पर CCTV कैमरास मौजूद नहीं थे उन रास्तों से ये उस डेड बॉडी के टुकड़ों को लेके जाते हैं और अलग अलग जगहों पर उस डेड बॉडी के टुकड़ों को फेंक देते हैं। हालांकि जब राहुल की बेटी से पूछताछ की जाती है तो राहुल की बेटी और बेटा ये पुलिस को बताते हैं कि हमारे पिताजी के जाने के बाद में 3 लोग ऐसे थे जो घर में आते थे और वो 3 लोग हमारे लिए चॉकलेट भी लेके आते थे और उन्हीं तीनों लोगों ने मेरी माँ के साथ मिलकर मेरे पिता का कत्ल किया है। साहब, मेरी माँ और मेरे पिता के जो भी कातिल हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यानी एक महिला एक प्रेमी से भी संतुष्ट नहीं थी, उसके 3 प्रेमी थे। एक के साथ में पति पकड़ लेता है तो उसके बाद में ये पति की हत्या कर देती है। तो कुछ इस तरीके के केसेस निकल के आते हैं। आप लोगों ने देखा कि इस कहानी के अंदर रूबी ने गलती की, अपने पति की हत्या की और अपने दोनों बच्चों को अनाथ कर दिया और अपनी पूरी ज़िंदगी उसने अंधकार में डुबो दी। दूसरी तरफ जो गौरव है, अब उसकी अगर वो भी शादीशुदा है तो उसके भी बच्चों की ज़िंदगी ख़राब, अगर शादीशुदा नहीं है तो माता पिता क्या सोचेंगे। इसलिए एक इंसान के बुरे करने की वजह से कई ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तो आज की कहानी को सुनाने का मतलब किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को अलर्ट करना है। कभी भी अवैध संबंधों का जो अंजाम होता है ये सही नहीं होता, इसलिए सावधान रहें, अलर्ट रहें, सदैव अपनों का ख्याल रखें। बाकी दोस्तों, कल के दिन कुछ प्यारे प्यारे से कमेंट्स आए थे आप लोगों के, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे आपके जेके अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, नाइस स्टोरी है, शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में यशपाल सोलंकी हैं, लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी है, गॉड ब्लेस यू। तो यशपाल सोलंकी जी, शुक्रिया मेरे भाई। सुरेंद्र शर्मा जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं और जो कि श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सोहनलाल सीतिया जी नमस्कार बोलते हैं, तो भैया नमस्कार, कैसे हैं। शरीफ मोहम्मद लिखते हैं नाइस लोकेशन, नाइस वीडियो, गो ऑन। तो शरीफ मोहम्मद जी मेरे भाई, शुक्रिया आपका। उसके बाद में SKG25 हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी। तो SKG25 शुक्रिया मेरे भाई आपका। मुस्तकीम मंसूरी लिखते हैं गुड जॉब मेरे भाई। तो मुस्तकीम मंसूरी जी मेरे भाई, शुक्रिया आपका। सुनील त्यागी लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से सुनते हैं, शुक्रिया भाई। मीना जी नमस्ते बोलती हैं, तो बहन नमस्ते, कैसी हैं आप। राधेश्याम शर्मा लिखते हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं, लिखते हैं मुझे आपकी हकीकत कही गई कहानी अच्छी लगती है, ऐसे ही सुनाया करो। तो शुक्रिया मेरे भाई। सुनील त्यागी लिखते हैं भाई साहब सर्दी बहुत है, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, शुक्रिया मेरे भाई। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, शुक्रिया। उसके बाद में परवेज़ अहमद हैं, प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं ये स्टोरी रंगीन मिजाज चाहे औरत हो या फिर आदमी, जो बहक गया उसको ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता है, अच्छी बात कही आपने, शुक्रिया आपका। SKG25 लिखते हैं मैं सिर्फ एक वीडियो देखता हूँ, बाकी लोग तो थंबनेल कुछ लिखा होता है और स्टोरी कुछ और होती है, बस मैं कभी लाइक करता हूँ और कभी कमेंट्स। तो SKG25 जी, आप मेरे लिए बोल रहे हैं या फिर अदर चैनल्स के लिए बोल रहे हैं, ये भी बताइएगा थोड़ा एक्सप्लेन करके। खानकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, सर्दी में नहीं बैठो, आपको कुछ हो गया तो फिर आप कहानी नहीं सुना पाओगे। तो खानकील जी शुक्रिया इतना ख्याल करने के लिए। उसके बाद में राहुल सेठ लिखते हैं कोई क्राइम कहानी अच्छी नहीं होती, आपने बहुत अच्छी बात कही, शुक्रिया आपका। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं आप प्रॉपरली स्टोरी सुनाते हो, इग्नोर जिसको पसंद नहीं उसको करना चाहिए, शुक्रिया। सरकार गेमिंग है, लिखते हैं भाई काफ़ी दिनों से ये बात कहना चाह रहा था कि तुम्हारे थंबनेल्स देखकर ही पूरी स्टोरी समझ आ जाती है, शायद यही एक मेन रीज़न हो सकता है कि व्यूज़ और सब्सक्राइबर उतने इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। अगर थंबनेल और स्टोरी में थोड़ा सा मिस्ट्री रखो तो पब्लिक ज़्यादा क्यूरियस होगी और वीडियो प्ले कर कर पूरा सुनेगी, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी कंटेंट अच्छा है। तो सरकार गेमिंग जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और डेफिनेटली मैं इन चीज़ों पर काम करने की कोशिश करूँगा। बस 2-4 दिन की बात है, उसके बाद मैं प्रॉपर फ्री हूँ और उसके बाद मैं थंबनेल्स पर सारी चीज़ों पर बहुत अच्छे से गौर करूँगा, स्टोरी भी प्रॉपर वे में सुनाऊँगा जिस तरीके से पहले सुनाता था। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।